हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस पढ़ लिया है। अभी हम लोग इस वीडियो में स्कोप को कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको इन टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो विथ प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट स्लाइड के तरफ। देखिए, पहले स्टैटिस्टिक्स को राजा महाराजाओं के द्वारा यूज़ किया जाता था। उस टाइम तो गवर्नमेंट मतलब राजा के द्वारा ही ऑपरेट होता था। पहले इम्पीरियल सिस्टम था, कोई डेमोक्रेसी नहीं था। तो राजा महाराजा जो होते थे अपने स्टेट को चलाने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते थे। यानी कि इसे पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता था, इसलिए इसे पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता था। लेकिन अभी स्टैटिस्टिक्स का स्कोप बहुत बढ़ गया है। ये हमारे डेली के लाइफ में हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। बिजनेस बोलिए, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं होता है। चलिए देखते हैं अलग अलग फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है। फर्स्ट इज बिजनेस। इसको पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जब अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई नया प्रोडक्ट उसे लॉन्च करना है, अपना बिजनेस को और बढ़ाना है, तो क्या करेगा? पहले एक मार्केट सर्वे करेगा, ये जानने के लिए कि उसका प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में कितना डिमांडेबल है। ये सोचिए टोटल पॉपुलेशन है। अब एक ही बार में वो अगर इतने सारे पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है, मार्केट पे लाता है, और अगर पब्लिक उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पब्लिक को पसंद नहीं आता है, तो वो तो पूरा बिजनेसमैन लॉस पे चल जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? पहले एक छोटा सा सैंपल सर्वे करेगा। सोचिए, कुछ सिर्फ इस एरिया के पॉपुलेशन में वो पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। अब इस एरिया पे वो देखेगा उसके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, क्या प्राइस रखने से कस्टमर उसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, और उसको उस प्राइस पे कितना प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट भी उसे अच्छे तरह से मिले और मार्केट का जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो, कस्टमर्स उसे खरीदे। इस तरह का वो सैंपल सर्वे करता है। अब अगर इस एरिया में उसका किया गया सर्वे सक्सेसफुल होता है, तो फिर इन बाकी एरिया में भी वन बाय वन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बिजनेसमैन को स्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स हेल्प बिजनेसमैन इन कंडक्टिंग मार्केट सर्वे फॉर स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग बिजनेस। ये तो आपको समझ आ गया। और क्या क्या हेल्प करता है? इन नोइंग डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट, उसको कितना डिमांड हो रहा है और किस प्राइस पे उसे कितना सप्लाई करना है। इन गेटिंग डेटा रिगार्डिंग seasonal changes, trade cycle, change in customer taste, customs etc. इन सारे चेंजेस में अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, सीजन के हिसाब से किस तरह का प्रोडक्ट उसे मार्केट पे लाना चाहिए, ये सारे चीज़ों को भी जानने में स्टैटिस्टिक्स बिजनेसमैन को हेल्प करता है। कस्टमर का टेस्ट या पसंद उसको जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प कर सकता है? एक रिटेल शॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पान दुकान वाला है, ठीक है। अब उसने अपना एक छोटा सा शॉप खोला जहाँ पे वो पान बेचता है। अब ये तो अपने एरिया पे नया नया पान दुकान खोला है, उसे जानना पड़ेगा कि उस एरिया के जो कस्टमर्स है उसको क्या, किस तरह का पान ज़्यादा पसंद है। वो कुछ नॉर्मल पान रखता है, कुछ मीठा पान रहता है, कुछ चॉकलेट फ्लेवर वाला पान रखता है, पाइनएप्पल फ्लेवर रखता है, या फिर कुछ फायर पान रख देता है, कुछ आइस पान रखता है। इस तरह से वो अलग अलग तरह का पान अपने दुकान में रख रहा है। अब वो देखेगा कि उसके दुकान पे कौन से कस्टमर्स ज़्यादा आ रहा है, किस पान का ज़्यादा डिमांड हो रहा है। इस हिसाब से वो नेक्स्ट डे से उस तरह के पान को और ज़्यादा अपने शॉप पे रखेगा ताकि उसका सेल ज़्यादा हो और उसे प्रॉफिट
और ज़्यादा मिले। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स एक बिजनेसमैन को कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से या सीजनल चेंजेस के हिसाब से या ट्रेड साइकिल में कैसा चेंज हो रहा है या कस्टम्स में क्या चेंज हो रहा है, इस तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है और बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट। अभी हमारे कंट्री में कैसा गवर्नमेंट चलता है? डेमोक्रेसी चलता है, इम्पीरियलिज्म तो नहीं है, राजा महाराजा तो नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट को हर तरह के डिसीजन लेने के लिए स्टैटिस्टिक्स इमेंसली हेल्प करता है, चाहे वो प्राइस इंडिसेस के मैटर पे हो, नेशनल इनकम हो या पर कैपिटा इनकम हो, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन एवरी फील्ड स्टैटिस्टिक्स हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक्स और सोशल पॉलिसीज। वो कैसे? हमारे कंट्री में बजट बनता है, राइट? बजट कौन बनाता है? बजट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बजट बनाने के लिए बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं। बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जानना चाहेगा, एक्सपेंडिचर जानना चाहेगा, उसका फिजिकल डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, जीडीपी क्या है, इस तरह के बहुत से डेटा फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर बजट बना सके। क्या आप बता सकते हैं हमारा बजट किस डे को अनाउंस होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर कीजिएगा। और मुझे ये तो पूछने का जरूरत नहीं है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आप सबको पता ही है, राइट? फिर फाइनेंस मिनिस्टर को अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग तरह के इनकम पे कितना परसेंटेज टैक्स चार्ज करना है वो भी डिसाइड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। इसके लिए उसे प्रोडक्शन का डेटा चाहिए होगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम वगैरह वगैरह डेटा चाहिए होते हैं। अगेन, जब गवर्नमेंट कोई सोशल रिफॉर्म के लिए या जनरल पब्लिक के लिए कोई पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट चाहे एडुकेशन पे पॉलिसी बनाए, हेल्थ पे पॉलिसी बनाए, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, किसी भी तरह का पॉलिसी बनाने के लिए उसे स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए। उसे जानना पड़ेगा कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, किस एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, किस एरिया में कम एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इस तरह के वो सर्वे करा के वो फोकस कर सकती है कि उसे किस एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ज़रूरत है। इंडस्ट्री अगर सेटअप करना है तो उसे जानना पड़ेगा अभी हमारे पास क्या क्या मिनरल्स है, किस एरिया में किस इंडस्ट्री को सेटअप करना है, उससे हमारा टर्नओवर कितना मिल सकता है, वगैरह हर तरह के डिसीजन के लिए स्टैटिस्टिक्स ज़रूरत है। एडुकेशन के लिए वो हर ईयर देखते होंगे आप लोग कि अलग अलग तरह का स्कीम चलाती है। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में कन्याश्री स्कीम के बारे में आपने सुना होगा कि जब स्टूडेंट 10th या 12th पास करते हैं उन्हें फर्दर एडुकेशन के लिए 25,000 रुपये दिया जाता है। ऐसा स्कीम क्यों लाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट कराया होगा कि आफ्टर 10 और 12 जो फीमेल स्टूडेंट्स होती है वो इस फर्दर एडुकेशन नहीं करती है, अपना पढ़ाई बंद कर देती हैं। क्यों? या तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे घर में, या उनका शादी करा दिया जाता होगा, कोई भी रीजन हो, और लड़कियां आगे बढ़े इसलिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये कन्याश्री स्कीम चलाया गया है। तो इस तरह का जो स्कीम है, इस तरह का जो पॉलिसीज है, ये सारे चीजें स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड डेटा पे ही बेस्ड है। ओके, आवर थर्ड पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस। स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी, मेडिसिन्स, जूलॉजी एंड बॉटनी हर फील्ड में नेचुरल साइंस को हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन के फील्ड में ये कैसे हेल्प कर रहा है? जब भी कोई वैक्सीन बन रहा है, वो वैक्सीन सक्सेसफुली किसी डिजीज पे काम कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए पहले एक सर्वे कराया जाता है। कुछ लोगों पे उस वैक्सीन को ट्रायल के हिसाब से यूज किया जाता है। अभी का जैसे सबसे वाइब्रेंट टॉपिक कोरोना, हमारे कंट्री के जैसे कोविडशील्ड, कोवैक्सीन और भी अलग अलग कंट्री ने जो मेडिसिन बनाए थे, वो वैक्सीन सक्सेसफुली लोगों पे काम करेगा कि नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले तो एक सैंपल सर्वे कराया। जो लोग वॉलेंटियरली अपने ऊपर ये वैक्सीन ट्राई करवाने के लिए आए थे,
पहले उन पे ये वैक्सीन ट्राई कराया गया। जब उन पे ये असरदार रहा तभी जाके सारे पब्लिक में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर उन पे असरदार नहीं रहता तो कोई भी गवर्नमेंट अपने पूरा पॉपुलेशन को खतरे में नहीं डाल सकती है। इसलिए कोई भी कंपनी जब अपना कोई वैक्सीन बनाता है, कोई मेडिसिन बनाता है, वो पहले ट्रायल करता है, उसके बाद ही वो सबके लिए वो अवेलेबल करवाता है। वैसे बायोलॉजी जैसे किसी भी तरह का डिजीज होता है, वो किस डिजीज के कैटेगरी में आता है, ये आइडेंटिफाई करने में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। पहले उस डिजीज पर्सन के सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके टेम्परेचर को मापा जाएगा, उसका पल्स रेट चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, वेरियस टाइप के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। इन सारे डेटा के बेसिस पे एक डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि उसे किस तरह का डिजीज है। तो स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस, गवर्नमेंट और नेचुरल साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या स्कोप है, वो तो आपको समझ आ गया है। अवर फोर्थ पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। रिसर्च के एरिया में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, इसको इस्टेब्लिश करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन रहता है। प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन रहता है। क्या आपको याद है प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, प्राइस एंड सप्लाई में क्या रिलेशन है? आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपको जरूर ये अच्छे से पता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होते हैं? ये रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकल रिसर्च के थ्रू ही स्टेब्लिश किए जाते हैं। इन द सेम वे इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है? किसी भी इनकम पर्सन का जब इनकम बढ़ता है तब उसके पास स्पेंडिंग पावर भी बढ़ जाते हैं। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है? हम लोग ज़्यादातर देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे एडुकेशन का कमी है, उस एरिया में पॉपुलेशन भी राइज करते रहता है। इन द सेम वे क्रॉप यील्ड और फर्टिलाइजर का क्या रिलेशन है? फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज होने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। इस तरह के अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स एंड अदर फील्ड। ये अबव मेंशन फील्ड को छोड़ के और भी बहुत से ऐसे फील्ड है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। जैसे बैंकर्स यूज करते हैं इनको, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिटर, सोशल वर्कर, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, ये सारे लोग जो है स्टैटिस्टिक्स का हेविली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके पेरेंट्स ने भी कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लिया होगा। आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिएगा कि इस पॉलिसी का प्रीमियम किस तरह से डिटरमाइन होता है। सपोज आपके पेरेंट्स ने 35 इयर्स में इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ये बहुत ही कम एज में लिया गया है, तो इनको प्रीमियम भी कम रेट में देना पड़ेगा। अगर वही कोई पर्सन 45 इयर्स में लेता है कोई पॉलिसी, तो उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, उस पर्सन का जो जिंदा रहने का टाइम है वो कम है, वहीं इस पर्सन का जिंदा रहने का टाइम ज़्यादा है, इसको बीमारी का भी चांसेस कम है। लेकिन ये 45 इयर्स वाला इंसान को बीमारी का चांसेस ज़्यादा है। इस तरह से अगर वहीं पे कोई इंसान 55 इयर्स में ले तो इसके लिए इसका जिंदा रहने का टाइम और भी कम हो जाता है, वहीं पे इसका प्रीमियम का जो अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का हम लोग हर फील्ड में यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। होप सो आपको स्टैटिस्टिक्स का स्कोप अच्छे से समझ आ गया है। बहुत से बुक्स में इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डाइवर्स एरियाज के नाम से भी लिखा रहता है। तो आपके स्कूल में आपकी टीचर जो पढ़ा रही है उसे कंसीडर कीजिएगा। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, उसे भी आप लोग कमेंट में पोस्ट कीजिए। और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।